एक तरफ सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट याचिकाओं पे सुनवाई कर रही थी, दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टियां मिल करके अपना मंथन कर रही थी। और उन पार्टियों के जो सिरमौर थे उनका नाम है शरद पवार, राजा डी राज, बहुत सारे ऐसे, सीताराम येचुरी जी हैं जो सब के सब मिलके अपना एक मंथन कर रहे थे। क्या कहिएगा? क्या मंथन नहीं करेंगे? ये आप क्या समझ रही हैं? किसानों का आंदोलन है। कैसा किसानों का आंदोलन? ये एक बात बताइए, इसमें वो बरबरा राव के जो दोस्त हैं, इसमें जो 40 संगठन है उसमें कितने कम्युनिस्ट वाले हैं? 28 संगठन कम्युनिस्ट का है। 28 संगठन कम्युनिस्ट का है। तो जब कम्युनिस्ट ही हैं, और यह क्या आप समझ रही हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट अगर कह भी दे या भारत सरकार विड्रा कर ले अपना ये बिल, उसके बाद ये मामला ख़त्म हो जाएगा? नहीं ख़त्म होगा बहन जी। ये मकसद है 26 जनवरी। क्या पहले दिन क्या आवाज़ आई थी? नरेंद्र मोदी को मारना है। कैसे मारेंगे? कैसे मारेंगे? जब 26 जनवरी को परेड में आएंगे, परेड में राष्ट्रपति आएंगे, उनको मारेंगे, फिर प्रधानमंत्री आएंगे, उनको मारेंगे, उसके बाद से सारे सांसद आएंगे, उनको मारेंगे, तभी तो ये संसद में जाएंगे। चुनाव लड़ने की तो हिम्मत है नहीं। चुनाव लड़ते लड़ते थक गए ये। इनकी औकात नहीं है। जानते हैं कि यह सरकार 50 साल तक जाने वाली नहीं है। यह प्री प्लान्ड है, चाइना द्वारा प्रायोजित। चाइना का युद्ध नीति पढ़ी है? चाइना का युद्ध नीति है कि बिना युद्ध लड़े दुश्मन को कैसे हराया जाए। जब जिस समय भारत में 62 में युद्ध हो रहा था, उस समय यहाँ के कम्युनिस्ट क्या कर रहे थे? किसके साथ थे? भारत के साथ थे कि चाइना के साथ थे? जिस समय जवानों को ब्लड की जरूरत थी, उस समय कौन? यही हमारे घर की माता बहनें कंगन बेच के जवानों को पैसा दे रही थी, और यह क्या कर रहे थे? ब्लड तक नहीं दिए और चाइना का समर्थन कर रहे थे। तो चुनाव नहीं जीत सकते हैं तो क्या करेंगे? किस तरह से संसद पे कब्जा करेंगे? लोकतंत्र पर कैसे कब्जा करेंगे? किस तरह से? यहाँ क्या कौन सा तरीका है? उसी के लिए ला के बैठाया गया है। यह सिक्खी को हवा दो। यह सुनियोजित 2016 से सुनियोजित योजना है। यह देश समझे ना समझे, आप लोग नहीं समझ रही हैं। लेकिन यह जब चाइना की युद्ध नीति पढ़ेंगी, यह कम्युनिस्टों को, कम्युनिस्ट जानती हैं क्या करते हैं? जी बताइए थोड़ा। जितने जंगल हैं, यह क्या करते हैं कि उस इलाके में जाएंगे जहां गरीबी ज़्यादा है, जहां कम पढ़े लिखे लोग हैं, वहां जाएंगे, करेंगे क्या कि देखो, वो कहेंगे कि देखो देखो सरकार तुम्हारे लिए ना स्कूल बनवा रही है, ना हॉस्पिटल बनवा रही है, ना रोड बनवा रही है, ना तुम्हारे बच्चों को शिक्षा दे रही है, ना तुम लोगों को पैसा दे रही है। ये कहेंगे वहां जाके गरीबों में बैठ के। और जब सड़क बनवाने सरकार जाएगी तो उसको मार के भगा देंगे, स्कूल तोड़ देंगे, वो मैंने जो भी सरकारी सुविधा जाएगी उसको हटाएंगे, आप फिर बरगलाएंगे उनको। ये मकसद है। देख रही हैं पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा हमारे वहाँ के सारे गरीब जाते थे कभी बंगाल में, आज वहाँ की क्या हालत है? उसी तरह से पंजाब और हरियाणा, चूँकि वहाँ इंडस्ट्री उद्योग बढ़ सकता है कृषि के क्षेत्र में, किसी तरह से भारत को कमज़ोर करना है कि चाइना अपना मकसद कामयाब होता रहे। इस इलाके में सुपर पावर चाइना को बनाना है, भारत को कमज़ोर रखना है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जैसे राष्ट्रवादी नेता बैठे हुए हैं जो दुनिया में इस समय सबसे बड़े नेता घोषित हुए हैं जी। एक तरफ दुनिया देख रही है कि भारत में एक ऐसा नेतृत्व आया है जो भारत का भविष्य। अभी परसों हम सिंगापुर के एक सबसे बड़े पत्रिका में फोटो, जो सिंगापुर पहले मछुआरों का देश था जी, वहाँ के एक नेता थे, वह उसको दुनिया में चमका के, एक नेता की वजह से आज दुनिया की इकोनॉमी में सबसे बड़ा स्थान है, सुंदरता में स्थान है, डेवलपमेंट में स्थान है। एक नेता के वजह से वह उस नेता का फ़ोटो लगा के, और आधा फ़ोटो उस नेता का और आधा फ़ोटो नरेंद्र मोदी जी का लगा के वहाँ मुख्य पृष्ठ पे दिखाया गया था। दुनिया देख रही है कि चीन को, जिस तरह से चीन डेवलप हुआ उस तरह से भारत डेवलप होने वाला है, जिस तरह से सिंगापुर डेवलप हुआ उस तरह से भारत डेवलप होने वाला है, जिस तरह से यूरोप और अमेरिका और ब्रिटेन डेवलप हुए उस तरह से भारत डेवलप होने वाला है। यह कंडीशन भारत का बनने आ रहा है, दुनिया इसलिए नज़र से देख रही है। तो इसको बर्बाद कौन कर सकता है? यहाँ के कम्युनिस्ट इसी में तो लगे हुए हैं। इसीलिए उनके आवाज़ सुनिए, वो कौन चटनी करके कि कौन एक सिखों के नेता हैं कम्युनिस्ट, है ना, उनकी भाषण सुनिए कि हम वहाँ संसद पे अब हम जाएंगे, हम कब्जा करेंगे। इनकी आवाज़ सुनिए।
तो इसीलिए कह रहा हूँ संसद पे कब्जा करना है। संसद पे कब्जा कैसे होगा? जब यहाँ आएंगे 26 जनवरी को, जिस तरह से कल देखी थी हरियाणा में क्या हुआ कल, करनाल की घटना, करनाल क्या हुआ था कल। भाई लोकतंत्र में सबसे बड़ी चीज होती है आदान प्रदान, बात विवाद। भाई जनता के बीच में मुख्यमंत्री आ रहा है, वो अपनी बात रखता, वो समझाना ही है ना। मेन मकसद बिल को समझाना ही है पूरे देश को। मुख्यमंत्री आ रहे थे, उड़ के क्यों वापस चले गए, वहाँ दंगा करा दिया गया। अगर वह इसी तरह से भारत सरकार के सारे मुख्यमंत्री, सारे कार्यकर्ता जाके, तो एक तरफ यह है कि जनता के कान में सच्चाई की आवाज़ जानी ही नहीं चाहिए, किसी सूरत में जाने नहीं देना है, नहीं तो इनका पोल खुल जाएगा। कभी देखिए बिल पे चर्चा करते हुए वहाँ किसी नेता, जितने ये 40 दल वाले हैं, बिल का क्लाज नंबर 1, क्लाज नंबर 2, क्लाज नंबर 3, क्लाज नंबर 4 में क्या कमी है, क्या बात है, कहीं किसी नेता, क्या जोगेंद्र यादव कभी बिल पे चर्चा करते हुए पाएंगे आप? जितने कम्युनिस्ट के नेता हैं, चाहे ये कौन, ये उत्तर प्रदेश का जो ये टिकैत की डकैत पता नहीं कौन, राकेश टिकैत, इसको कभी बिल पे चर्चा करते हुए देखी है? बिल वापस करो। अरे भैया बिल में क्या कमी है? सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेंगे, संसद को नहीं मानेंगे, संसद को घेर लेंगे, 26 जनवरी को अटैक कर देंगे। ये क्या, ये देश कहाँ ले जाना है? एनार्की। तो इसका असली मकसद है वही चीन वाला एजेंडा यहाँ लागू करना है। ठीक है। अब सुधीर जी, मैं यहाँ से आपसे ये सवाल पूछूंगी, जिस तरीके से अभी आपने कम्युनिस्ट और चीन की जो रणनीति होती है, किसी भी चुनाव को जीतने, चुनाव नहीं करके, लड़ाई ना करके वहाँ पे संसद में घुस जाना, वहाँ पे राज करना, ये चीन की नीति आप लोगों ने, आपने जो है हमें समझाई। अब यहाँ से मैं ये समझना चाहूँगी, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आज भारत सरकार को फटकार लगाई है, तो दूसरी तरफ जो विपक्ष है वो चुटकियाँ लेने लगा, कहा कि भाई देख लो, तुम तो लेके आए थे सरकार किसानों का सुरक्षा करने के लिए कानून, और वहीं तुम लोगों को वापस से फटकार लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने, चुटकी लेने लगे। क्या कहिएगा इस चुटकी पे? चुटकी पे क्या, देखिए एक चीज तो बात है, हाँ। भारत सरकार को मैं कहूंगा कि बिल वापस ले लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। जवाब इसका है बहुत तगड़ा, जो गुड़ देने से मर जाए उसको जहर देने की जरूरत क्या है भाई? मैं पूछता हूं, सबसे बड़ी बात यह कि ये जो इस देश का एमएसपी पे सबसे 80% कौन राज खरीदता है? जाके डाटा उठा के देख लीजिए, सिर्फ पंजाब में ही 48% खरीद हुई है पूरे देश की, उसके बाद से हरियाणा में हुई है। उत्तर प्रदेश के किसान कौन सी गलती किए हैं? बिहार के किसान कौन सी गलती किए हैं? मध्य प्रदेश के किसान कौन सी गलती किए हैं? पूरे देश के किसान गलती कौन सा किए हैं भाई? कौन सा गलती किए हैं कि उनसे नहीं खरीदा जाता है? सिर्फ हरियाणा और पंजाब से ही 80% धान और गेहूं एमएसपी की क्यों खरीदी जाएगी? उन्होंने कौन सी गलती कर दिया भाई? तो क्या करो, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। भारत सरकार पैसा देती है ना, एमएसपी का पैसा भारत सरकार खरीदती है, गरीबों को 20 रुपए में खरीद के 2 रुपए में देती है, यही होता है ना। तो जब 80% हरियाणा और राजस्थान से लिया जाता है, तो अब हरियाणा, राजस्थान, जैसे मान लीजिए कि पंजाब है, पंजाब के किसानों का वो हटा दीजिए, जो चावल, बासमती चावल, बाकी चावल कितना होता है, वो बेचते कितना है, सब उत्तर प्रदेश और बिहार से लाके बेचते हैं जी, ठीक, हाँ। सब है, तो वो औने पौने दाम पे। और टैक्स कौन देता है? पूरा देश देता है। टैक्स का कलेक्शन होता है, भारत सरकार में जाता है, उसी पैसे से तो एमएसपी खरीदी जाती है। तो टैक्स दे उत्तर प्रदेश, टैक्स दे बिहार, टैक्स दे मध्य प्रदेश, टैक्स दे तमिलनाडु, टैक्स दे कर्नाटक, और खरीदा कहाँ का जाए किसानों का धान? पंजाब और हरियाणा का। क्यों भाई? इनका क्या दोस्त है? तो सब ये भारत सरकार यह करे कि जिसकी जितनी संख्या उसको उतना हिस्सा। भाई उत्तर प्रदेश का हिस्सा उत्तर प्रदेश को, बिहार की जितने किसान हैं बिहार को दे दीजिए, मध्य प्रदेश का जितना हिस्सा है मध्य प्रदेश को दे दीजिए। 3 साल में अगर यह सड़क पे ना आ जाए और कटोरा लेके भीख ना मांगने लगे तो कह दीजिएगा कोई कह रहा था, चैलेंज करके। भारत सरकार के पैसे पे, हमारे टैक्स पे, हमारे जेब के पैसे से ये आके इस समय संसद को लूटने के लिए और हमारे प्रधानमंत्री को मारने के लिए, हमारे राष्ट्रपति को मारने के लिए और हमारे नेताओं को मारने के लिए आके बैठे हुए हैं। क्या बात? हमारे भुजाओं के, हमारे टैक्स के, इस देश के आम गरीब लोग जो सड़कों पे ठेला खींचते हैं, उनके पैसे से इनके एमएसपी के धान और गेहूं खरीदा जाता है, और आज यह आके देश लूटने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। क्या बात करती हैं?
सबको दीजिए, भी उत्तर प्रदेश को दीजिए। उत्तर प्रदेश के किसान क्या बिगाड़े हैं, बिहार के क्या बिगाड़े हैं? वह भी तो उतना ही मेहनत करते हैं, वह भी तो खाद बीज और सारा मेहनत करते हैं। उनका हक नहीं है? उनका हक दे दीजिए। जब इनको नहीं, इनसे धान गेहूँ नहीं भारत सरकार खरीदेगी तब समझ में आएगा ना। और तब जब सबको बराबर हक मिलेगा तब इनको लगेगा कि नहीं, भारत सरकार, मोदी तो हमारा रेट भी बढ़ा दिया है MSP का, और सबसे ज़्यादा धान भी खरीदा, सबसे ज़्यादा गेहूं खरीदा। तब जब नाप तौल होगा तब लगेगा कि नहीं, वही बिल ठीक था, वही नेता जरूरी है। तो इनको ठीक करने के लिए सबसे बड़ा इलाज है, बिल वापस कर लीजिए और MSP पे जिस स्टेट की जितनी हिस्सेदारी है वहाँ से उतनी भारत सरकार खरीद सुनिश्चित करे। अगर 3 साल है ना भी सरकार, 3 साल में ज़मीन पे लौटने न लगे तो कहिएगा कोई कह रहे थे। ठीक है। अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट, अगर हम आज की बात सुने, सुप्रीम कोर्ट ने जो भी अपना आदेश दिया है, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो बिल में जो है अगर लगा देती है स्टे, अगर इस कानून के इम्प्लीमेंटेशन पे, मतलब इस कानून को अगर जहाँ पे लागू किया जा रहा है उस पर अगर रोक लगा दी जाती है, तब क्या होगा? क्या उन किसानों का क्या होगा जो इस बिल का समर्थन कर रहे थे, जिनको इस कानून से फ़ायदा हो रहा था? अभी हमने कर्नाटक में देखा कि रिलायंस को सबसे ज़्यादा MSP से ज़्यादा दामों पे बेचा गया। तो इस पे क्या हल होगा, ये बताइए। देखिए, रिलायंस को बात हटा दीजिए, मैं आपको एक बहुत गूढ़ बात बता रहा हूँ। इस देश को समझना चाहिए, बहुत जानदार चीज़ हमने प्रैक्टिकल, और आप भी प्रैक्टिकल समझिए इस चीज़ को। आप व्यक्तिगत पर्सनल महसूस करा दूंगा आपके व्यूअर को। लॉकडाउन था, लॉकडाउन में भीड़ न हो इसलिए मंडियां बंद थी। तो आपको सब्जी कौन ला के दे रहा था? ठेला वाला। सब्जी आता कहाँ से था? कि काश्तकार ही बोएगा ना। तो मंडियों के सामने सुबह ठेला वाले चले जाते थे और ठेला लगा देते थे, और मंडी वाले आते थे, डायरेक्ट ठेला वालों को दे देते थे। समझिए, सबसे सस्ता सब्जी आपको कब मिला? लॉकडाउन में। मिला कि नहीं? पूरा देश समझे और सोचिए एक बार, क्यों मिला? उस समय किसान कोई खेत में हल चलाया क्या कि हमारा नहीं बिक रहा है? ऐसा भी नहीं हुआ। सारा किसान भी खुशहाल, और सबसे कम रेट पे आपको सब्जी भी मिली। क्यों मिली? इसलिए कि बिचौलिया हट गया, बढ़िया रेट भी मिल गया उस काश्तकार को। वह लाता था, ठीक, वह जितना लागत, बिचौलियों का जो पैसा मिलना है वह उसको देना नहीं पड़ा, तो उसको मूल रेट मिल गया, उस किसान को मूल रेट मिल गया। और चूंकि सस्ता रेट में माल मिला ठेले वाले को, तो वह ला के आपको सस्ता माने ग्राहक को दे दिया। ये होने वाला है आपके, हमारे घर के नौजवान इसी तरह से कल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से घर घर अपना उपभोक्ता खुद बना लेंगे। जिस तरह से यह लॉकडाउन में नया उपभोक्ता सेट हो गए, उसी तरह से आने वाले दिनों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से इस तरह से नौजवानों को रोजगार मिलता, वह खेती करेंगे और डायरेक्ट अपने उपभोक्ता सेट करेंगे। इस तरह से रोजगार और एक नया उद्योग पनपेगा इस देश में। यह इस बिल से फ़ायदा होने वाला है, यही तो यह नहीं चाहते हैं। यह 3 से 4 लाख करोड़ रुपए का बिचौलिया का बिजनेस है, जो इनके पे मोटी चमड़ी जो हो गई है उस पे इस बिल से लात पड़ रहा है। उसी की तड़प के रूप में यह इस तरह का आतंक फैलाया जा रहा है इस देश में।